हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अपनी इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एल्कली मेटल को पढ़ते थे, कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे एल्कली मेटल को हम लोग एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। फिर उसके हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लिया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी और आयनिक कंडक्टेंस, ये सब पढ़ चुके थे, ठीक है। कंडक्टिविटी हम लोगों ने रिड्यूसिंग नेचर पढ़ा, रिएक्शन विद एयर पढ़ लिया था, रिएक्शन विद वाटर पढ़ लिया था। वाटर में जो हम लोगों के पास में आपके जो बेस बनना था, जैसे NaOH या LiOH, उनका हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर में लिख लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन विद द, फिर हम लोगों ने पढ़ा सॉल्बिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। एल्कली मेटल, सॉल्बिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, इतने टॉपिक पर हम लोगों ने बात कर ली है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक फर्स्ट पार्ट का, एल्कली मेटल पार्ट फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिएगा तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पढ़ लीजिएगा, तब इस लेक्चर को जो है पढ़िएगा, ठीक है भैया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं एल्कली मेटल कार्बोनेट पे, ठीक है। हम लोगों को बात करनी है एल्कली मेटल कार्बोनेट। तो हम लोग लिखेंगे कि एल्कली मेटल कार्बोनेट, ठीक, ये एग्जिस्ट कैसे करता है। और फिर जैसे देखिए, अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट ग्रुप जो होता है वो CO3 2- का होता है, CO3 2- मतलब यहाँ पे -2 चार्ज होता है। और एल्कली मेटल पे हम लोगों ने देखा था कि प्लस चार्ज 1 होता है, ठीक है। अच्छा, किसी में भी देख लेंगे तो +1 चार्ज होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसको लीव करते हैं तो वो 1+ बन जाता है। तो अगर इस 2 माइनस को बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Li को लगाना है तो 2 Li को लगाना पड़ेगा, Na को लगाना है तो 2 Na को लगाना पड़ेगा, ठीक। और K को लगाना है तो K 2 लगाना पड़ेगा, तब जो है 2 + 2 - मिलकर बैलेंस हो जाएंगे। तो हम लोगों ने समझा कि कार्बोनेट जो होता है वो इस प्रकार से कुछ एग्जिस्ट करता है कि जैसे मान लेते हैं कि M2CO3 टाइप। M कहाँ, M क्या है यहाँ पे, M Li भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है। अच्छा भैया, तो एल्कली मेटल कार्बोनेट होते हैं इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इस कार्बोनेट को, जो एल्कली मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, एल्कली मेटल कार्बोनेट है, उसकी हम लोग स्टेबिलिटी देखें। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है भैया, स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व, मतलब कितना वो स्टेबल है, कितना वो अस्थायी है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर हम लोग को देखा जाए तो Li2CO3 आप लिखेंगे, फिर उसके बाद Na2CO3 लिखेंगे, फिर उसके बाद में K2CO3 लिखेंगे, Rb2CO3 लिखेंगे, इस प्रकार से CS2CO3 आप लिखेंगे। मतलब क्या है, स्टेबल सबसे ज्यादा ये है, सबसे कम स्टेबल ये है। अभी हम दिखा देंगे कि क्यों ये सबसे कम स्टेबल है। यहाँ पे रिमार्क आप लिख लीजिएगा कि हम लोगों को एक अभी लास्ट में जाते जाते पढ़ना है कि ये क्यों स्टेबल है, ठीक, और ये क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा भैया, तो हम लोगों ने समझा कि एल्कली मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो M2CO3 टाइप जो है स्ट्रक्चर उनका जो है एग्जिस्ट होता है, M2CO3 टाइप। अच्छा, जो स्टेबिलिटी जो होती है वो जो है ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे मान लीजिए LiNaKRbCS, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट का स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, वो स्टेबिलिटी जो है बढ़ती जाती है। अच्छा भैया, अब इस कार्बोनेट को, ठीक है, इस कार्बोनेट को जो बना है, देखिए, अगर हम लोग क्या करें कि Li2CO3 हमारे पास, Na2CO3 है, K2CO3 है, Rb2CO3 है और वही CS2CO3। अगर हम क्या करें, इस सबको क्या करें, हीट करें, ठीक है। हीट करें तो होगा क्या, अगर हम सभी को हीट कर दें एल्कली मेटल कार्बोनेट को, तो हमारे पास क्या ओवरऑल मिलेगा वही हमको देखना है। देखिए, तो यहाँ पे Na2CO3 हीट करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों को, ये टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं जनरली कि जो एल्कली मेटल कार्बोनेट होते हैं वो जो है हीट करने पर ब्रेक नहीं होते, हीट करने पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड कुछ नहीं देते, वो हीट करने पर ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं। लेकिन जो Li2CO3 है वो टूट जाता है, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये बनाता क्या है, Li2O + CO2, ठीक। इस प्रकार से आप लोग लिखना है कि जो एल्कली मेटल कार्बोनेट में जो लिथियम कार्बोनेट होता है, जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो अपना ऑक्साइड बनाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बाकी जितने कार्बोनेट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ती है, ये सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए ये टूट जाता है हीट करने पर। अच्छा भैया, तो जहाँ तक है बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो एल्कली मेटल कार्बोनेट हैं वो M2CO3 टाइप एग्जिस्ट करते हैं और उनकी स्टेबिलिटी जो है ऊपर से नीचे जाने के ग्रुप में बढ़ती जाती है। जब हम लोग इनको हीट करते हैं तो ये ब्रेक नहीं होते, लेकिन लिथियम कार्बोनेट एक अकेला ऐसा एल्कली मेटल कार्बोनेट है जो हीट करने पर ब्रेक हो जाता है और वो अपना ऑक्साइड + CO2 बनाकर हमको दे देता है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने एल्कली मेटल कार्बोनेट को पढ़ा, ठीक। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाइकार्बोनेट हमको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बाइकार्बोनेट में किस प्रकार से बनाएंगे, बाइकार्बोनेट में मतलब क्या है कि LiHCO3 आपको बना देना, ठीक है, फिर NaHCO3 बना देना है। एक जो आपका 2 Li लगते थे या 2 Na लगते थे, एक को H से रिप्लेस कर देना, ठीक है, KHCO3, ठीक, इस प्रकार से RbHCO3, ठीक। अच्छा भैया, ये जो है इस प्रकार से होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर LiNa
के आर बी सी एस, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम लोग इनको हीट करते हैं, ठीक, जब हम लोग इनको हीट करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात कि एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट किसे करते हैं, एग्जिस्ट MHCO3 टाइप में। सबसे पहली बात तो ये लिख लेंगे कि इस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि एग्जिस्ट तो हमने देख लिया। अब देखिए स्टेबिलिटी क्या होगी, LiHCO3, फिर उसके बाद में NaHCO3, फिर इसके बाद में KHCO3, फिर इसके बाद में RbHCO3। इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी बाइकार्बोनेट एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट का बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर हम क्या करें कि इन सब को कर दें हीट, ठीक है, चलिए हीट कर दें। यहाँ पे हीट कर लिया, यहाँ पे हीट कर लिया, यहाँ पे हीट कर दिया और यहाँ पे हीट कर दिया। हीट करने पर ये बनेगा क्या, ये बनाता है अपना ऑक्साइड प्लस जल प्लस CO2, ठीक है, ये Na2CO3, ठीक है, प्लस H2 बना देता है, ये K2CO3 प्लस H2 बना देता है, ये Rb2CO3 प्लस H2 बना देता है, ठीक। ओवरऑल समझने वाली बात क्या है, ओवरऑल समझने वाली बात है जब हम लोग बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो केवल लिथियम कार्बोनेट ही पूरा अपने ऑक्साइड में टूटता है, बाकी सब अपने कार्बोनेट में टूट जाता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट से अपने कार्बोनेट में टूट जाते हैं प्लस जल देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट को सीख लिया है। एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट को हमने सीखा कि MHCO3 टाइप एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबिलिटी इनकी भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, और जब हम लोग इनको हीट करते हैं तो हीट करने से होता क्या है कि सब अपने बाइकार्बोनेट में टूट जाते हैं, लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट होता है वो अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है एल्कली मेटल नाइट्रेट। एल्कली मेटल नाइट्रेट, देखिए एल्कली मेटल नाइट्रेट का फार्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है, NO3 1 माइनस। तो एक माइनस को बैलेंस करने के लिए एक ही Ni आएगा, ठीक है, और एक ही Na भी आएगा। अच्छा, और एक ही K भी आएगा, तो KNO3 यानी एग्जिस्ट इनका किस प्रकार से है, एग्जिस्ट इनका MnO3 है। तो हम लोग लिखेंगे एल्कली मेटल नाइट्रेट जो हो वो एग्जिस्ट करते हैं MnO3 टाइप में, जहाँ Li भी हो सकता है, N भी हो सकता है, K हो सकता है, R भी हो सकता है, CS हो सकता है। अच्छा, इनका स्थायी भी स्टेबिलिटी इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, RbNO3 और लास्ट में CsNO3। इस प्रकार से इनका जो है स्टेबिलिटी क्रम है, मतलब अस्थायी कौन सबसे ज़्यादा, अस्थायी सबसे ज़्यादा ये, सबसे कम अस्थायी ये है। तो हम लोगों ने सीखा कि नाइट्रेट किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं, MnO3 में। स्टेबिलिटी क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम लोग देखते हैं इनको हीट करने पर हमको मिलेगा क्या। अच्छा, ये Li क्यों इतना जो है सब में डिफरेंट हो जा रहा है, सब कुछ अलग बनाते हैं तो ये अपना कुछ अलग ही बनाता है, ठीक है, क्यों उसका अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ रीजन है उसके पास में, इसके बाद हम लोग उसी पे बात करेंगे। मान लीजिए हम लोगों के पास में इतना है, ठीक, सबके नाइट्रेट है और सबको हमने क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो NaNO2 प्लस O2, KNO2 प्लस O2, RbNO2 प्लस O2, CsNO2 प्लस O2। लेकिन इसको देखिए LiNO3 हमेशा बिहेवियर अब नॉर्मल बिहेवियर करता है, सबसे ये सब कुछ अलग बना रहे तो ये कुछ अलग बना रहा है। यहाँ पे ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, अभी क्यों अलग बना रहा है उसके पीछे रीजन है, और रीजन हम लोग अभी जस्ट 2 मिनट बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे एल्कली मेटल नाइट्रेट MnO3 टाइप एग्जिस्ट करता है, और उसका स्टेबल जो होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में बढ़ता जाता है। जब हम लोग इनको हीट करते हैं सब अपने नाइट्रेट थे तो नाइट्राइट में बदल गए, नाइट्रेट थे नाइट्राइट में बदल गए और ऑक्सीजन दिए, लेकिन जो लिथियम नाइट्रेट था वो लिथियम ऑक्साइड में बन गया, प्लस NO2 दिया प्लस ऑक्सीजन दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग नाइट्रेट भी लिख लेंगे। एल्कली मेटल नाइट्रेट, अब हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए जब जब हम लोगों ने पढ़ा तब तक हम लोगों ने देखिए जैसे Li2CO3 था, ठीक, या फिर LiNO3 था, ठीक, सब क्या हो रहा था, कार्बोनेट सबके टूट नहीं रहे थे, लेकिन ये टूट गया था, ये यहाँ पे इस प्रकार में टूटा, जबकि सब बाकी जो थे वो अपने नाइट्रेट में टूटते, जैसे Na था तो NaNO2 बनाया था प्लस O2 बनाया था, ये ऑक्साइड बनाया, ये यहाँ पे इस प्रकार टूट गया था, और सब क्या हो रहे थे कि ये जैसे मान लीजिए NO2CO3 था तो इसको जब हम लोगों ने हीट किया था तो ये ब्रेक ही नहीं होता। अब ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों कर रहा है हमेशा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग वही लिखेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, क्यों इतना एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक। सबसे पहली बात, ठीक, देखिए जो आपका ग्रुप है LiNaKRbCs, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ये सबसे छोटा है, ठीक, ये सबसे बड़ा है, तो लिथियम हैज, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्यों नॉर्मल बिहेवियर दिखाने का कारण है कि लिथियम हैज स्मॉलेस्ट साइज। नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, देखिए सबके पास में क्या होगा जब हम लोग कॉन्फिगरेशन करेंगे, ठीक है, कॉन्फिगरेशन हम लोग जब करेंगे तो सबके पास में d ऑर्बिटल निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन इसके पास में d ऑर्बिटल नहीं है तो इसको 1s2 2s1 ये इसका वो होता है कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1, ठीक है, तो इसके पास में d ऑर्बिटल नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कि एबिलिटी नॉन एबिलिटी, ठीक है, नॉन
एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ठीक, नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा, तीसरा पॉइंट कि हम लोगों ने कल पढ़ा था सॉफ्टनेस, तो सॉफ्टनेस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा था। सॉफ्टनेस मतलब जितना सॉफ्ट हो जाएगा उतना आराम से वो कट कर सकते हैं चाकू से। तो ये क्या हो रहा था, सबसे हार्ड था लिथियम, तो हम लोग लिखेंगे कि लिथियम वेरी हार्डेस्ट कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल, ठीक है। अच्छा भैया देखिए, सबसे पहले कि लिथियम है स्मॉल साइज। अगर कोई भी चीज़ स्मॉल केटायन होता है तो हम लोगों ने जो केमिकल बॉन्डिंग है उस पर पढ़ा कि फजांस रूल के अनुसार अगर स्मॉल साइज का केटायन आता है तो उसका जो पोलराइजेशन पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो केटायन को ज़्यादा पोलराइज कर लेता है, तो ये सबसे ज़्यादा पोलराइज करेगा। फिर इसके पास में अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये जो है क्या करेगा कि डी ऑर्बिटल ना होने के कारण ये अपने में कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एलाई है वेरी हार्डेस्ट कंपेयर टू, अगर लिथियम सबसे हार्डेस्ट होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर स्पेसिफिक हीट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी रहेगी किसी अदर एलिमेंट के साथ में वो बहुत कम रहेगी, तो ये लो रिएक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन में इसके कई तरह के जो है नॉर्मल बिहेवियर, अब नॉर्मल बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और एक चौथा पॉइंट हम लोग ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों भैया ज़्यादा होगी? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास में होता है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स होता है दोनों में, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग बोलते थे आयनाइजेशन एनर्जी, यानी लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी IE, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है, वेरी हाई है, ठीक है। अगर वेरी हाई होगा तो ये जो है प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी प्लस बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी तो यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होने के कारण ये जो है रिएक्शन में उतना सपोर्ट नहीं कर पाता, मतलब उसकी टेंडेंसी जो होती है बहुत कम होती है रिएक्शन करने की, ठीक है। तो इस प्रकार इतने जो आपके मेन रीजन होंगे जो कि अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम को दिखाने के लिए जो काफ़ी है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम लोग लिथियम को सबके साथ में तुलना करके पढ़ेंगे आपके एल्कली मेटल के साथ में, तो हम लोग को लिथियम का हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाई देगा, और बाकी जो Na है, पोटेशियम है या कुछ भी है तो वो सबका समान रूप से वो रिएक्शन करेंगे, लेकिन लिथियम जो है समान रूप से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। तो हम लोगों ने कहा कि अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम हम लोगों ने समझ लिया है कि क्यों जो है जब सबके कार्बोनेट को हम हीट करते थे तो कोई ब्रेक नहीं होता था, लेकिन लिथियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता था। और सबके नाइट्रेट को हीट करते थे तो नाइट्राइट बनता था प्लस ऑक्सीजन बनता था, लेकिन इसके लिए जब लिथियम नाइट्रेट को हीट करते थे तो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 क्यों बनता था, उसके मेन रीजन कुछ ये थे, ठीक है। अच्छा भैया, अब हम लोग को कुछ बातें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। कि जैसे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने आपके सोडियम, ठीक है, प्लस ड्राई अमोनिया, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कल देखी थी, अगर ना देखी हो तो आज देखेंगे। देखिए यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बन जाता है NaNH2, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख लेंगे कि इन दिस रिएक्शन अमोनिया बिहेव एसिड, जबकि अमोनिया बेस होता है, हमेशा बेस होता है, लेकिन इस रिएक्शन में अमोनिया एसिड की तरह कार्य कर रहा है। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इन व्हिच फॉलोइंग रिएक्शन अमोनिया रिएक्ट एज एसिड, ठीक है। तो हम लोग को ये रिएक्शन खोजना पड़ेगा कि ओनली वन रिएक्शन इन व्हिच अमोनिया रिएक्ट एज एसिड Na प्लस ड्राई अमोनिया गिव हमें NaNH2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम लोगों ने इसको देखा, अब हम लोग को ये देखना चाहिए, ठीक है। अब Li आ गए यहाँ पे, तो Li अब नॉर्मल बिहेवियर कुछ ना कुछ भैया शो करेंगे, तो अगर इनकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया से करा देंगे तो ये लोग क्या करते थे, एक H को बाहर कर देते ना, NH2 NH3 था, NH2 मिलता था, लेकिन ये क्या करेंगे, 2 H को बाहर कर देंगे, ठीक है, 2, तो ये बनाएंगे ये। तो हम लोगों को लिखना चाहिए कि Li प्लस NH3 Li2 NH प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी हम लोगों को लिखनी चाहिए। यहाँ पे भी नॉर्मल बिहेवियर है कुछ लिथियम का। अब एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम में हम लोग कुछ और बातें कर सकते हैं, क्यों एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, उसका जो मेन रीजन है अब आ रहा है। हम लोग लिखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप विथ Mg, ठीक है। तो Li क्या करता है, लिथियम क्या करता है, वो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ Mg से शो करता है, ठीक। जैसे हम यहाँ पे बना रहे, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे Mg होता है, तो यहाँ पे ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब जैसा कैरेक्टर ये फॉलो करेगा वैसा कैरेक्टर ये भी फॉलो करेगा। अभी हम लोग देखते हैं कैसे, ठीक है। तो मेन रीजन ये हुई, अब यानी जो जो काम Mg करेगा वो डायगोनल रिलेशनशिप रखने के कारण आपका लिथियम भी करेगा, ठीक है। तो लिथियम देखिए Mg कार्बोनेट, ठीक है, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये टूटता है, लेकिन जो एल्कली मेटल कार्बोनेट है वो नहीं टूटता, लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये Mg, ठीक है, तो इनका जो कार्बन टूटता है ये टूटते हैं और देते हैं MgO प्लस CO2। इसी कारण से जो Li2CO3 बनता था वो इनसे Mg से डायगोनल रिलेशनशिप रखने के कारण वो भी ऐसे कुछ बनाने की
कोशिश करता है और बनाता भी है। तो यानी कि Li2CO3 क्यों टूटता है भैया, जबकि Na2CO3 नहीं टूटता है, एल्कली मेटल कार्बोनेट नहीं ब्रेक होती, लेकिन Li2CO3 क्यों टूटता है, क्योंकि वो Mg से डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। MgCO3 खुद जो है MgO प्लस CO2 में टूटता है, इसीलिए Li2CO3 भी Li2O प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक है, अच्छा फिर डायगोनल रिलेशनशिप में जो आपका MgNO3 है, ठीक है, MgNO3 जब हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट को, एल्कलाइन अर्थ मेटल इसको बोला जाता है, जैसे आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये अपना ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देते हैं। ठीक, अच्छा इसीलिए जब हम लोग Li2NO3 को LiNO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो बाकी जो एल्कली मेटल नाइट्रेट होते हैं वो अपने नाइट्राइड में टूटते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं NaNO3 जो होता है वो जब हीट करेंगे तो NaNO2 बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये Li जो है Mg के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं और ये खुद टूटता है आपके ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में। तो ये क्या करते हैं, इनका जो है कैरेक्टर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ये प्लस बनाएंगे ये प्लस बनाएंगे। ठीक, देखिए सेम कुछ, जबकि बाकी जो इनके एल्कली मेटल नाइट्रेट हैं वो इस प्रकार से कुछ टूट रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनसे डायगोनल रिलेशनशिप रखने के कारण ये इस प्रकार से कुछ ब्रेक हो रहे हैं। और देखिए जो आपका एल्कली अर्थ मेटल जैसे Mg है, ठीक है, तो Mg की जब रिएक्शन हम लोग कार्बन से कराते हैं, किससे करते हैं, कार्बन से कराते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये बना लेते हैं MgC2। क्या बनाते हैं, MgC2। अच्छा अगर हम लोग इसी को हीट कर देते हैं तो Mg2C3 बनाते हैं। ठीक है, Mg2C3 बनाते हैं। अच्छा तो ये क्या करते हैं, Li भी जब यहाँ पे आते हैं ना तो कार्बन से रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप में है, तो ये जो बनाएंगे ये भी ये बनाएंगे, तो यहाँ पे ये Li2C2 बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसको आगे लिख लीजिएगा Mg2CO3। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करें, यहाँ से मिटा देंगे। हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसकी वाटर से रिएक्ट करा दें, वाटर से, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा एसिटिलीन। और यहाँ पे भी हम लोग वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को एसिटिलीन मिल जाएगा और प्लस जो है LiOH मिल जाएगा और यहाँ पे MgOH का उल्टोएच मिल जाएगा। ये फर्दर आपको रिएक्शन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए बता दिया कि जब Mg कार्बन से रिएक्ट करता था तो MgC2 बनाता था और Mg, तो इसी प्रकार ये डायगोनल रिलेशनशिप रखने के कारण लिथियम भी Li2C2 बनाता है। जब दोनों की रिएक्शन वाटर से करा जाती है तो इनका हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इनका हाइड्रोक्साइड बन जाता है और दोनों में एसिटिलीन बन जाती है। एसिटिलीन बन जाती है गैस। अच्छा भैया ये डायगोनल रिलेशनशिप ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक आता है कि which alkali metal react with the direct react with the nitrogen। क्या कह रहे हैं कि in which following reaction, ऐसे क्वेश्चन आएगा, in which following reaction the alkali metal, the only one alkali metal which directly react with the nitrogen। तो आप लोगों को तुरंत समझ में आना चाहिए कि जो abnormal बिहेवियर शो करेगा वही तो करेगा भैया। तो क्यों ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका जो डायगोनल रिलेशनशिप वाला एलिमेंट है Mg है वो जब N2 को पाता है तो बनाता क्या भैया, Mg3N2 बनाता है, Mg3N2 बनाता है। तो इसी का देख के ये क्या करते हैं, ये भी जो है रिएक्ट कर जाते हैं, ये बनाते हैं Li3N। ठीक, अच्छा तो हम लोगों ने सीखा कि इन व्हिच ओनली वन एल्कली मेटल व्हिच डायरेक्टली रिएक्ट विद द नाइट्रोजन वो Li है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसकी फर्दर रिएक्शन वाटर से करवा दें, ये पूछी जाती है इसलिए हम बार बार वाटर से करवा के आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी LiOH बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी जो N है वो अमोनिया के रूप में बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अमोनिया बन जाएगा। तो यानी हम लोगों ने देखा जब नाइट्रोजन से बनाए तो अमोनिया बनी प्लस उनका हाइड्रोक्साइड बना, अमोनिया बना प्लस हाइड्रोक्साइड बना, बीच में Mg3N2 यहाँ बना था, Li3N बना था। कार्बन से भी हमने करवा के देख ली, कार्बन में एसिटिलीन गैस दोनों में वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद हमको मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिएक्शन भी है जो आपको याद होनी चाहिए और इस प्रकार से समझ में भी आना चाहिए कि बैलेंसिंग को किस प्रकार से लिखनी है। इस पे 2 बैलेंसिंग होता है, नाइट्रोजन पे 3 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 3 Mg 2 बैलेंसिंग। ठीक है, 2 बैलेंसिंग प्लस वाला तो 3 दूना 6 बैलेंस हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नाइट्रोजन और फिर आपके इसके बाद में अच्छा तो आपको एक क्वेश्चन, अब डायगोनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक पॉइंट बाकी वो लिख लेंगे, उसके बाद में डायगोनल रिलेशनशिप खत्म होता है। देखिए जब ये बाइकार्बोनेट होता है ना, चाहे Mg का हो, ठीक है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ये है LiHCO3, ये है लिथियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों क्या होते हैं ये आप लिख लेंगे, डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे। ठीक है, एग्जिस्ट ओनली सॉल्यूशन फेज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्बोनेट जो हैं, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको एक कहीं पे ऐसे तथ्य लिखा दिखाई दे या फिर नोट छोटा सा दिखाई दे कि
द बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड लिथियम डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो आपको कहना कि सही है, ठीक है। और फिर अगर लिखा रहे कि जब बाइकार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम एग्जिस्ट ओनली सॉल्यूशन फेज, तो ये भी आपको सही करना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप देखा कि क्यों एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता था लिथियम, क्योंकि वो डायगोनल रिलेशनशिप रखता था भैया, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं था, उसका साइज छोटा था, उसके पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम था, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी। ये सब जो मेन कारण हो जाएंगे आपके एबनॉर्मल बिहेवियर लिथियम करने के लिए। अच्छा, अब हम आप लोगों को कुछ देखिए, हम लोगों को अब पढ़ना है, जैसे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमको ये, ठीक है। सोडियम सबसे ज़्यादा मेन एल्कली मेटल है, तो हम लोग इसको प्राप्त करने के लिए कहाँ से जो इसका अयस्क होगा वो कौन सा अयस्क होगा, ठीक है, और उसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे उसकी कुछ हम लोग विधियाँ देखेंगे। तो वही विधियाँ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए सोडियम किस किस में पाया जाता है। सोडियम तो ऐसे जो है हजारों कंपाउंड है जिसमें पाया जाता है, लेकिन जो मेन इसका अयस्क है, मतलब जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका नाम लिखेंगे। देखिए उसका नाम है पहले चिली साल्ट पीटर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaNO3, ठीक है। अच्छा, आपको क्रायोलाइट, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। इसका फार्मूला होता है Na3Al6, ठीक है। अच्छा, फिर ग्लाबर साल्ट, ठीक है, ग्लाबर साल्ट, इसका फार्मूला Na2SO4 × 10H2, ठीक है। अच्छा, फिर चिली साल्ट पीटर NaNO3 हमने बताया, ठीक है। ग्लाबर साल्ट, क्रायोलाइट। अच्छा, तो अच्छा एक और लिख सकते हैं हम लोग, टिंकल या बोरेक्स, ठीक है। टिंकल या फिर इसी को हम लोग बोला जाता है बोरेक्स, या इसी को बोला जाता है सुहागा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, लिख लेंगे Na2B4O7 × 10H2, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इतने मेन और हो जाएंगे, एस हो जाएंगे, जिससे हम लोग सोडियम को प्राप्त करेंगे, सोडियम को निकालेंगे, ठीक है, एलिमेंट के रूप में पाएंगे। तो वही हम लोग को पढ़ना है। अब कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो मेन जो है वो 2 प्रोसेस होती है। मेन 2 प्रोसेस होती है। पहला प्रोसेस जो था वो कास्टनर प्रोसेस है, लिख लेंगे कास्टनर, ठीक। और दूसरा है डाउन प्रोसेस, यहाँ पे लिख लेंगे डाउन प्रोसेस, ठीक। देखिए कास्टनर प्रोसेस में होता क्या है, इसमें जो है कैथोड और एनोड, ठीक, कैथोड और एनोड, इसमें भी कैथोड और एनोड जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे लिखते जाएंगे, अभी आखिरी में हम समझा देंगे, ठीक है। देखिए इसमें कैथोड किसका बना रहता है, कैथोड इसमें आयरन का बना रहता है, ठीक है। एनोड किसका बना रहता है, जिंक का बना रहता है। इसमें कैथोड किसका बना रहता है, आयरन का बना रहता है। एनोड किसका बना रहता है, ग्रेफाइट का बना रहता है। ग्रेफाइट लिख लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखनी है, जो 2 प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं वो आपको याद रखनी है कि इसमें कैथोड आयरन का बना रहता है, एनोड ग्रेफाइट का बना रहता है। इसमें यहाँ पे जिंक नहीं, यहाँ पे निकल रहेगा, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे आयरन एच कैथोड और निकल एच एनोड, ठीक है। अच्छा, कास्टनर प्रोसेस में यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींचते हैं। कास्टनर प्रोसेस में फ्यूज्ड NaOH, मतलब इसमें पानी ना हो, फ्यूज्ड NaOH लिया जाता है। और इसमें क्या लिया जाता है, इसमें लिया जाता है फ्यूज्ड NaCl, बस इतना लिखेंगे। देखिए हमको सोडियम अगर प्राप्त करना है तो हमारे पास में 2 मेन प्रोसेस हैं जिससे हम लोग को सोडियम सही मात्रा में प्राप्त हो जाता है। एक है कास्टनर प्रोसेस, दूसरा है डाउन प्रोसेस। कास्टनर प्रोसेस में फ्यूज्ड NaOH लिया जाता है, निकलेज एनोड और आयरन एच कैथोड लिया जाता है। उसके बाद में डाउन प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेफाइट एनोड, आयरन एच कैथोड और फ्यूज्ड NaCl ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों को करना क्या है, जो NaOH है, NaOH से Na+ कहाँ जाएगा, Na+ कहाँ जाएगा, एनोड पे, ठीक है। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, आपको लिखना है ऐड एनोड, तो Na+ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके Na में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा कहाँ से, वो कैथोड से मिलेगा। तो आपको लिखना है ऐड कैथोड क्या होगा, जो OH- है वो आएगा और ये क्या करेगा कि 4OH- 2H2O में प्लस O2 में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में दे देगा। अभी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4Na और 4 इलेक्ट्रॉन लेके 4Na में चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेके चेंज हो जाएगा और ये खुद चेंज होता रहेगा। तो इस प्रकार से हमको सोडियम यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपको ये रिएक्शन दोनों लिख रही है, ऐड एनोड पे ये रिएक्शन होगी, ऐड कैथोड पे ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे ऐड एनोड क्या होगा, ऐड एनोड पे एनोड पॉजिटिव होता है, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव वाले में ऐड एनोड, ठीक है, ऐड एनोड एंड ऐड कैथोड। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे कैथोड वाली रिएक्शन होगी, ठीक, और यहाँ पे होगा एनोड। तो यहाँ पे एनोड होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे कौन आएगा, नेगेटिव वाला। तो फ्यूज्ड NaCl है तो Cl- आएगा और ये 2Cl- Cl2 में चेंज होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और ऐड कैथोड पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कैथोड पे हम लोग जो Na है वो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके यही 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2Na में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का Na दोनों विधियों से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, कास्टनर प्रोसेस में क्या थी, फ्यूज्ड NaOH, डाउन में फ्यूज्ड NaCl, आयरन एच कैथोड, ग्रेफाइट एनोड, आयरन एच कैथोड, निकलेज एनोड। कैथोड पे क्या हो, कैथोड पे जो है
कैथोड पे 4Na प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के ये बन गया। एनोड पे क्या हुआ, OH माइनस था, वो जो है 2H2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया। यहाँ पे एनोड पे Cl माइनस, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव गया तो नेगेटिव को अपने क्लोराइड में बदल गया। लेकिन तो कैथोड में क्या था, Na वही इलेक्ट्रॉन को ले लेके आपका Na में चेंज होता गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को 2 विधियों से आपकी सोडियम की प्राप्ति हो गई। यहाँ से है यहाँ से, ठीक। तो अगर हम लोगों को सोडियम को प्राप्त करना है तो हम लोगों के पास में 2 विधियां हैं। 2 विधियां हम लोगों ने सीख ली हैं। हम लोगों को ये याद रखना है कि किसका कैथोड बना होता है, किसका एनोड बना होता है, किस पे कौन सी रिएक्शन होती है, ये हम लोग को याद रखना है बस, ठीक। और कौन सा फ्यूज जेनरेट रहता है कि फ्यूज जेनरेट रहता है, ये हम लोग को पता रहनी चाहिए। देखिए अब हम लोग या पढ़ना है आपके NaOH का फॉर्मेशन, ठीक है। कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, इसमें भी 2 विधियां हम लोग को पढ़नी है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे कि सोडियम को बनाने की, प्राप्त करने की विधियां कौन सी। अब हम पढ़ रहे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस प्रकार से, कौन सी विधि है, मेन प्रोसेस है जिसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो विधि है इसमें वो है कास्टिसिसेशन प्रोसेस, ठीक। कास्टिसिसेशन प्रोसेस। अब कास्टिसिसेशन प्रोसेस में हम लोग करेंगे क्या और कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि आपका Na2CO3, ठीक। Na2CO3 की रिएक्शन जो है वो आपकी करवाई जाती है लाइम वाटर से, ठीक। लाइम वाटर मतलब CaOH का बोल रहा है, लाइम वाटर नहीं, मिल्क लाइम, ठीक है। तो मिल्क लाइम हम लोग इससे रिएक्शन कराएंगे। कास्टिसिसेशन प्रोसेस बनाने की जो विधि है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि है, इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ लाइम से करवाते हैं। तो हम लोग को जो मिलता है ये NaOH इसके साथ में होता है और CaCO3 इस प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग को NaOH प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली विधि हम लोगों ने पढ़ी कास्टिसिसेशन, ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो लोबिक प्रोसेस में हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, लोबिक प्रोसेस किसकी बनाने की विधि है, NaOH बनाने की विधि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Na2CO3 की रिएक्शन जो है वो Fe2O3, ठीक है, इससे करवाते हैं। फेरिक ऑक्साइड से करवाते हैं। तो हम लोग को मिलता क्या है, लोबिक प्रोसेस में हम लोग को मिलता है NaFeO2, ठीक है। अब NaFeO2 को हम लोग प्लस CO2, ठीक है। अच्छा, तो इसकी रिएक्शन हम लोग फिर किससे करवाते हैं, वाटर से करवा देते हैं। तो वाटर से करवाने पे हम लोग को NaOH प्राप्त हो जाता है प्लस Fe2O3 पुनः हम लोग को मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि में हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कास्टिसिसेशन या लोबिक प्रोसेस जो है वो दोनों हम लोगों ने सीखा कि कैसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चुका है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने बनाने की विधियां देख ली हैं। अब हम लोग इसकी कुछ रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास में NaOH है, ठीक है। अच्छा भैया NaOH है, हम इसकी रिएक्शन CO2 से करवा रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन SO2 से करवा रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन ZNO से करवा रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन PbO से करवा रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन L2O3 से करवा रहे हैं, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन SNO से करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, इतने से करवाते हैं। देखिए अगर NaOH की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक। अच्छा, जब SO2 से करवाएंगे तो हम लोग को मिलेगा Na2SO3 प्लस H2O। अच्छा, ZNO से करवाएंगे तो हम लोग को मिलेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। PbO से करवाएंगे तो Na2PbO2 मिलेगा, ठीक। L2O से करवाएंगे तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा। SNO2 से तो Na2SNO2 मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ रिएक्शन को लिख सकते हैं। किस प्रकार से, जब हम लोग NaOH की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे तो Na2CO3 मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, SO2 तो सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, फिर Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट मिल जाएगा, सोडियम प्लम्बेट मिल जाएगा, ठीक, प्लम्बाइट, और फिर NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पे ये Na2SNO2 हम लोग को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो NaOH की कुछ रिएक्शन है वो हम लोगों ने देखी। फिर हम लोग फर्दर इसमें कुछ और रिएक्शन देखते हैं। देखिए अगर हम लोग इसकी रिएक्शन HCl से करवाएं, ठीक, HCl से करवाएं, या फिर हम लोग इसकी रिएक्शन H3PO4 से करवाएं, या फिर CH3C डबल बॉन्ड OH से करवाएं, ठीक, या फिर हम लोग इसकी रिएक्शन HNO3 से करवाएं, ठीक, और HCl3 C3 HNO3 और अच्छा एक और P4 से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। P4 से भी थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ठीक है, तब करवाएंगे। अच्छा, हम लोग इसकी रिएक्शन अगर सल्फर से करवाते हैं तो क्या होगा, ठीक, हम लोग ये भी सीख लेते हैं इसी टाइम। और इसकी हम लोग रिएक्शन अगर P4 से करवाते हैं फास्फोरस से तो क्या होगा वो हम लोग सीखते हैं। देखिए HCl ये बेस है, ये एसिड है, तो यहाँ पे नमक बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ पे NaOH अगर एक मालिक्यूल है तो क्या होगा, एक H हट जाएगा, NaH2PO4 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, ये नमक हो जाएगा थोड़ा साल्ट, और यहाँ पे ये H जो है C3C डबल बॉन्ड H में वो हट जाएगा, C3C डबल बॉन्ड Na हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे HNO3 में NaNO3 हो जाएगा, हाँ, प्लस H2 हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको Na2H2O3
ये बना देना Na2H2O3, ठीक है, ये बना देना सोडियम हाइपोसल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोसल्फेट, इसी को शायद हाइपो बोला जाता है, तो आप लोग लिख लेंगे हाइपो। अच्छा, P4 से थोड़ा सा रिएक्शन हम अलग करवा रहे हैं, ठीक है, ये सब लिखने के बाद लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग P4 के रिएक्शन कराने जा रहे हैं, क्योंकि P4 से रिएक्शन कुछ जो है देखिए, अगर P4 की रिएक्शन हम लोग 3NaOH प्लस 3H2O से करवाते हैं तब क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग P4 सब मॉलिक्यूल पे डिपेंड है कितने मात्रा में मॉलिक्यूल 4NaOH प्लस 4H2O से करवाएंगे तब क्या होगा। अगर हम लोग 3P4 प्लस 8NaOH प्लस 8H2O से करवाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। ये सब अलग अलग रिएक्शन देखिए। सब में आपको बनाना क्या है, सब में आपको बनाना है NaH2PO2, NaH2PO2, यहाँ भी NaH2PO2, इसमें आपको PS3 बना देना, ठीक है, पहले वाले में। दूसरे वाले में आपको H2 बना देना है, तीसरे वाले में आपको P2H4 बना देना है, ठीक है। यही आपके रिएक्शन में कुछ जो है डिफरेंट है, देखिए। अगर हम लोग P4 की रिएक्शन 3NaOH प्लस 3H2 से कराएंगे तो PS3 मिलेगा प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फेट मिलेगा। सोडियम हाइपोफॉस्फेट इसमें मिलेगा। अगर 4NaOH 4H2 से कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। अगर 3P4 8NaOH 8H2O से कराएंगे तो हम लोग को P2H4 यानी फास्फोरस डाइहाइड्राइड मिल जाएगा और NH2PO2 मतलब सोडियम हाइपोफॉस्फेट हम लोग को सब रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से P4 की 3 रिएक्शन होती है और तीनों को आप लोग लिख लीजिएगा इसी प्रकार से। और थोड़ा बहुत बार बार लिखने से, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो है अपने यहाँ सरल हो ही जाती हैं, ठीक। अच्छा, तो हम लोगों ने NaOH की कई सारी रिएक्शन को समझा है, ठीक। और आगे हम देखते हैं कि आपको बचा गया है पढ़ाने में। तो इस प्रकार से जो आपका लेक्चर 2 था, लेक्चर 2 था एल्कली मेटल में, वो समाप्त हो जाता है। लेक्चर 3 इसका जो है जल्दी आएगा और उसमें फिर उसके बाद में एल्कली मेटल पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हो सकेगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर मेन कर लेंगे, जिसमें जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होगी, हम लोग उस रिएक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा हमसे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।